दोस्तों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी पर इतनी तनकीद करते हैं और इतना एतराज़ उठाते हैं कि हम नहीं जानते कि लोग ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। हम तो अपनी आदत के मुताबिक एतराज़ कर देते हैं और सोचते नहीं हैं कि दूसरा शख्स क्या सोच रहा है और उसने हमारी बातों का, हमारी तनकीद का क्या असर लिया है। यही हुआ था मारूफ पाकिस्तानी नौजवान गुलकारा आयमा बेग के साथ। उन्होंने एक मैगज़ीन से बातचीत करते हुए ये तज़किरा किया कि ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा भी आया था, एक वक्त ऐसा ही आया था, वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गई थी। उनकी उम्र अज़ीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ख़ुदकुशी का सोचें, लेकिन बाज़ दफ़ा हालात आदमी को मजबूर कर देते हैं कि वो दुनिया से नाता तोड़ ले। और इसी नौजवानी में वो जो हालात पेश आए उसके सबब डिप्रेशन और जोड़ों के दर्द की बीमारी का शिकार हो गई थी और उसकी वजह से ही उन्होंने ज़िंदगी से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया था और ये हालात हो गए थे कि उन्हें व्हील चेयर तक पर आना पड़ा था। और ऐसा क्यों हुआ था, उन्होंने ज़िक्र किया है कि जब उनकी मंगनी टूटी थी तो उसके बाद उन पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो एक बरतानवी फ़ोटोग्राफ़र के साथ किसी खुसूसी ताल्लुक़ में मुंसलिक रही हैं और ये इल्ज़ाम लगाया था उनकी साबका गर्लफ्रेंड ने। आयमा बेग मज़ीद तफ़सीलात बयान करते हुए कहती हैं कि आप ज़िंदगी में कोई काम करें और बहुत मुश्किल से अपना मुकाम बनाएं, मुकाबले का सामना करें और जब जाके आपका नाम बन जाए, आप बहुत से लोगों में नुमाया हो जाएं, तो फिर वहाँ एक मुकाम ऐसा आ जाए कि आपकी किरदार कुशी की जाए और आप पे इल्ज़ाम लगाया जाए और डिप्रेशन का शिकार होकर आप तरह तरह की बीमारियां पाल लें और फिर ये हो कि अजीज़ तरीन हस्ती, माँ जैसी हस्ती कैंसर का शिकार होकर साथ छोड़ जाए और वो गम आप अपने दिल में पालते रहें, किसी से उसका इजहार ना कर सकें, ना खुल के रो सकें, ना आंसू बहा सकें, ना आपके पास कोई ऐसा कांधा हो जिस पे सर रख कर अपना गम हल्का कर सकें। तो फिर यही होता है कि ज़िंदगी जाँ बलब हो जाती है और फिर तरह तरह की बीमारियां जान को आ लेती हैं। आयमा बेग से जब लोग सवाल करते हैं कि आखिर क्यों इस कम उम्र में आपको इतनी सारी बीमारियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने बताया कि मैंने डॉक्टर से भी यही सवाल किया कि इस उम्र में ये बूढ़े और बुज़ुर्गों को जो बीमारियां होती हैं जैसे आर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द और डिप्रेशन वगैरह, ये मुझे क्यों हुआ है। तो उन्होंने यही बताया कि आपने माँ के इंतकाल के बाद, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा कुर्बत रही और आप ज़िंदगी के कई साल उनके साथ रही हैं, उनके साथ सोती रही हैं, क्योंकि घर में ये सबसे छोटी थी तो माँ की कुर्बत इन्हें सबसे ज़्यादा हासिल रही। और जब वो माँ कैंसर का शिकार होकर दुनिया से चली गई तो फिर ये अकेली रह गई, ये अपना दुख दर्द किसी करीबी से न कह पाई, उसका इजहार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से फिर ये डिप्रेशन में चली गई और तरह तरह की बीमारियों ने इनको घेरा डाल लिया। और फिर कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके असरात गलत पड़ते हैं और उससे भी सेहत बर्बाद हो जाती है, दिमाग पे असर पड़ता है, जिनमें ख़ास तौर पर वज़न कम करने वाली दवाएं होती हैं। आयमा बेग ने बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्हें दुख है कि मुझे जो परेशानियां मिली और जिन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा उससे न सिर्फ मैं मुतासिर हुई बल्कि मेरे वालिद, मेरे बहन भाई और मेरे करीबी दोस्त भी बहुत दुखी हुए और वो सभी डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने सबको संभाला दिया। और ये कब हुआ? ये उस वक्त हुआ जब एक दिन उसके वालिद ने, आयमा बेग के वालिद ने उनसे ये कहा कि उम्र की अदायगी के लिए चलो। और जब ये उम्र की अदायगी कर चुकी तो फिर इन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि तमाम परेशानियों, तमाम मसाइल, तमाम तनकीद और इल्ज़ामात की बौछार में एक है कोई जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अल्लाह है। और इसके बाद ही, इस ख्याल के बाद ही उनके जहन में, उनके बदन में, उनकी रूह में और उनकी सोच में तब्दीली आई। उन्हें सेहत मिली, ज़हनी सेहत भी, जिस्मानी सेहत भी और रूहानी सेहत भी, और उन्हें सुकून मिला। दोस्तों, बात यह है कि हम तो इनकी गुफ्तगू इस तरह के लोगों की जो अपनी ज़िंदगी के किस गोशे से नकाब उठाते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं और चुप हो जाते हैं।
لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی پہ دیکھیں، مخالفین جو ہیں وہ لگاتے ہیں الزامات کسی کا نام ڈبونے کے لیے، اپنے نام کو آگے کرنے کے لیے، خود شہرت حاصل کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کردار کشی کی جاتی ہے کسی کی، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں سچائی ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن ہم سب سنی سنائی باتوں کو یا بے پر کی اڑائی ہوئی باتوں کو سن کر جو اس پہ الزام جو لگتے ہیں ان پہ یقین کر لیتے ہیں، یا پھر یقین کرنا الگ بات ہے اور اس پہ جو کڑی تنقید کرتے ہیں، مزید اس الزام کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور یہ جو فین ہوتے ہیں یہ جب کمنٹس میں لکھتے ہیں کسی کے بارے میں، بعض دفعہ اتنے سخت الفاظ، القاب اور آداب ہوتے ہیں کہ دوسرا شخص برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ میرے فین ہیں کہ جو میرے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ منگنی ٹوٹنے پر تو عام لڑکیوں کی بھی معاشرے میں اگر منگنی ٹوٹ جائے تو ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اداکاراؤں، گلوکاراؤں کو ہمارے یہاں تو پبلک پراپرٹی سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس پہ کرتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ تھوڑا سا غور کیا کیجئے، آپ نے جو نہیں اپنی کانوں سے سنا اور جو نہیں دیکھا، اس پہ کسی پر اتنی کڑی تنقید نہ کریں، اتنا ہی سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کوئی 50% بات اس میں درست ہو اور نہ بھی ہو، 50% غلط بھی ہو، لیکن اس طرح کی تنقید جو آئمہ بیگ بتاتی ہے کہ جب ان پہ کی گئی، ان کی کردار کشی کی گئی، ان کی منگنی ٹوٹی اور جو الزامات ان پہ عائد کیے گئے، جو دکھ ماں کے بچھڑ جانے کا تھا اور وہ اس غم کو ہلکا نہ کر سکیں، اس طرح کے قریبی رشتے جو ہوتے ہیں، قریب ترین عزیز ترین ہستیوں کے، ماں باپ، بہن بھائی، ان کا جو دکھ ہوتا ہے، اس کو کہنے سے، سننے سے یہ درد کم ہو جاتے ہیں، اور بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے دکھ کا اظہار نہیں کیا، اس وجہ سے آپ ڈپریشن میں گئیں، اور پھر مختلف صورتحال جو آپ کے سامنے آئے اس نے آپ کو دل برداشتہ کیا اور آپ موت کے منہ میں جانے کی آرزو کرنے لگیں۔ تو یہی ہے کہ اس طرح کی تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور خیال ذہن میں لایا جائے کہ یہ تنقید کیا کسی کو تعمیر کی طرف لے جائے گی یا پھر اسے تخریب کا راستہ دکھائے گی۔ تنقید ہمیشہ وہ ہونی چاہیے جس سے کسی کو راستہ مل جائے۔ آپ کسی کے پرستار ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نصیب والوں کے پرستار ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے ان کے اوپر انگلی اٹھانا، جس بات کو آپ نہیں جانتی کہ دو افراد کے درمیان منگنی کس بات پہ ٹوٹی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ آئمہ بیگ نوجوان نسل کی پسندیدہ ہے، ان کی آواز بہت سریلی اور رسیلی ہے۔ اپنی تنقید کو، اپنے تبصرے کو مثبت سمت میں استعمال کیجیے کہ آپ کی تنقید کسی کو زندگی سے دور نہ کرے۔